के बारे में जानेंगे। तो हमने देख लिया कि उस समय नॉर्थ इंडिया में जो है तीन जो है स्ट्रॉन्ग रूलर्स जो है शासन कर रहे थे, जिनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए। एक तरफ पाल वंश थे बंगाल में और एक तरफ थे गुर्जर प्रतिहार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश साइड में, और एक तरफ थे नीचे चालुक्य। खैर, तो यहाँ हम पाल वंश के बारे में देख रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा कि 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में, यानी 8वीं शताब्दी यानी लगभग 750 एडी, 750 एडी के आसपास, तो पूर्वी भारत में यानी ईस्ट इंडिया, दैट इज़ बिहार और बंगाल का जो पूरा रीजन है, उसमें उड़ीसा भी उस समय जो भी था, जो उस समय का बंगाल था, तो उसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, ये सब की बात हो रही है। और उधर नॉर्थ ईस्ट का भी एरिया था। तो भारत में पाल वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसका चयन स्वयं वहाँ की जनता ने किया था। तो देखिए, ये एक पहली चीज़ आती है खास कि इस पहले राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जिसको जनता ने चुना था, गोपाल। इसको जनता ने स्वयं, जो इससे पहले राजा थे उनका कोई वंशज ऐसा नहीं था तो या लायक नहीं, तो जनता ने इसको खुद जो है एक चुना था गोपाल को राजा के रूप में। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। तो इन लोगों ने, पाल वंश ने एक जो है, कई राजाओं ने एक मजबूत राज्य बनाने की कोशिश की, जिसमें गोपाल के बाद आए धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आए देवपाल, देवपाल के बाद आए महिपाल। नहीं, अब वो सबको पब्लिक चुना था कि नहीं, उसके बाद तो हो सकता है कि फिर उसका वंश में हेरिडिटरी चला हो, ठीक है, लेकिन गोपाल को जो है वो वहाँ की जनता ने अपॉइंट किया था। उसके बाद इन लोगों ने फिर अपना वंश का वो चलाया होगा, ठीक है। तो नेचुरल है कि भाई जब पाल पाल सब बन रहे हैं तो फिर तो हेरिडिटरी हो गया होगा, या मतलब जैसे भी हुआ हो उन्हीं के वंश में से, ठीक है। गोपाल के पहले मतलब गोपाल नहीं, वहाँ पाल वंश की था, पाल वंश का उससे पहले राज नहीं था, समझ गए ना, दूसरे वंश का राज चल रहा था। तो गोपाल जो है, जिसको कि लोगों ने देखा कि एक अच्छा राजा हमें अपॉइंट करना चाहिए, तो इसलिए गोपाल को वहाँ के पब्लिक ने अपॉइंट किया था किंग। और उसके बाद फिर गोपाल ने अपना डायनेस्टी की, हाँ हमारे वंश का शासन होगा, और उनके बाद के राजाओं ने भी अच्छा, उसके फैमिली के, उसके डायनेस्टी के सक्सेसर्स ने एक मजबूत वहाँ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरने का प्रयास किया। स्मरण करें, इनमें से कई राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इसे केंद्रीय सत्ता बनाने की भरपूर कोशिश की। तो जो पाल वंश है, पाल डायनेस्टी है, इसके कई राजाओं ने, जो हमने पढ़ा इससे पहले कि कन्नौज को जो है कैप्चर करना चाह रहे थे ताकि उनका नॉर्थ इंडिया में एक पूरा पर एक कंट्रोल हो जाए, तो उसमें इन लोग भी कई बार कोशिश की ऐसा कि हम लोग भी कन्नौज पर कब्जा कर लें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी थी। तो जितनी हमें जानकारी है उस हिसाब से इनकी जो राजधानी थी पाल डायनेस्टी की, पाल वंश की, वो थी मुंगेर। और यहाँ देखिए एक मूर्ति दिया हुआ है जो है अवलोकितेश्वर नाम से, जो कि मानते हैं कि विष्णु का एक नाम है, विष्णु का ही दूसरा रूप है। तो अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति मिली है यहाँ।
पाल शासकों का काल कला कौशल स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। तो देखिए पाल वंश का जो शासन था वो कला कला ठीक है, कौशल यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर, और शिक्षा एजुकेशन, इसके लिए फेमस था। देखिए अब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं पाल वंश के बारे में, ये भी आपको रेडीमेड क्वेश्चन है मेंस के लिए। हर साल या दूसरे साल पाल डायनेस्टी के ऊपर पूछ दिया जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है ना। हिस्ट्री में GS1 में फर्स्ट पेपर में पाल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपको बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यही आपको आंसर रेडीमेड यहाँ मिल रहा है मेंस का क्वेश्चन का, पाल डायनेस्टी के ऊपर। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, तो पाल शासकों का काल कला कौशल स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। तो पाला डायनेस्टी का जो रूल हुआ बंगाल में, वो आर्ट क्राफ्ट के लिए, आर्किटेक्चर के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत फेमस हुआ। यहाँ हम उनकी मूर्ति कला एवं उनकी शिक्षा में दिए गए योगदानों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम उन्होंने एक तो जो मूर्ति यानी मूर्तियाँ उस समय की बहुत सुंदर खूबसूरत बनी थी पाल के समय की, तो उसके बारे में उनके जानेंगे, मूर्ति कला और शिक्षा में उन्होंने जो एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा उसको हम यहाँ जानेंगे। मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली का जन्म इस समय हुआ, ठीक है ना। तो इस समय बंगाल एरिया में एक विशेष तरह का मूर्ति बनाने का एक जो है कला डेवलप हुआ। भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति, यानी कि जो इंडियन आर्ट्स का ईस्ट इंडियन जो ट्रेडिशन है, यानी कि जो भारत में जो उस समय मूर्ति बनाने की परंपरा चल रही थी, उसका ईस्ट इंडिया यानी कि बंगाल के एरिया में जो तरह चल रहा था, जिसको कि हम एक स्पेशल खास तरह जो है आर्ट डेवलप हुआ, स्किल मूर्ति बनाने का। नालंदा, बोध गया, कुर्कीहार कला के केंद्र बन गए। तो उस समय बंगाल में आर्ट के सेंटर बन गए कौन कौन से जगह, नालंदा, बोध गया और कुर्कीहार, जहां प्रस्तर एवं धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। तो प्रस्तर कहते हैं रॉक, ठीक है ना, स्टोन, तो पत्थर का मूर्ति, और धातु प्रतिमा यानी मेटल का स्टैचू, ठीक है। तो स्टोन और मेटल का स्कल्पचर या स्टैचू बनाने का यहाँ आर्ट डेवलप्ड हुआ, ठीक है। पालकालीन मूर्तियाँ तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। तो पाल डायनेस्टी के समय जो मूर्तियाँ बनते, उस समय लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उसके हिसाब से, उसी के अनुसार बनाए गए थे। इनमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ थी, ज़्यादातर इसमें जो है भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। हालांकि उसमें उस समय के ब्राह्मणों के भी, जैसे हिंदुओं में या जैन को भी जो मानते थे देवी देवताओं को, या दूसरे और भी थे कई सारे जो सेक्ट्स थे, उनके भी मूर्तियाँ देवी देवताओं की मिली हैं। पूर्वी भारत की इस विशिष्ट मूर्ति कला में काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ क्या है कि अब कहिए कि क्या खास डेवलप हुआ यहाँ आर्ट, तो जो बंगाल में आर्ट उस समय डेवलप हुआ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक काले रंग के पत्थर का यूज़ करते थे जो कि चिकना हो जाता था, बहुत चिकना होता था, काला रंग का, स्लेटी रंग का, यानी जो हम लोग स्लेट पहले लिखने के लिए यूज़ करते थे, बिल्कुल डार्क ब्लैक जो होता था, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, तो उस कलर के जो है पत्थर जिस पर कि चिकना हो जाता था, उपयोग किया है। इस शैली की मूर्तियाँ मुख्यतः पृष्ठ शिलापट्ट पर उकेर कर बनाई गई हैं। तो इस पर क्या है कि एक जो है, समझिए कि एक पत्थर जैसे काला चिकना पत्थर है, और उस पर जो है उस पर कुरेद के काट के जो है उस पर
काव किया हुआ, जैसे हम चाकू से खुरच के बनाते हैं ना किसी चीज पर, उसको उकेरना कहेंगे। जैसे आप कभी इसको देखे हैं, क्या बोलते हैं, जो सिलबट्टा होता था, तो सिलबट्टा कभी उसको बनाते हुए देखे हैं कभी तो क्या होता है कि देखिए चिकना पत्थर होता है और उस पर वो ठोक ठोक के बनाता है पूरा डिजाइन, है ना। हाँ, तो बस उसी तरह ये भी बनाया जाता था। ये मूर्तियां भी जो है ब्लैक कलर के स्टोन में, और है ना उसको जो है उस पर जैसे 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 आप सामने देख सकते हैं, जो सामने भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तो ये जो भी लाइन वगैरह दिख रहा है ये सब जो है वो ठोक ठोक के वैसे ही उसमें बनाया गया है, इसीलिए उसको उकेरना बोला है, उकेरना। तो शिलापट, पृष्ठ शिलापट, यानी कि बैकग्राउंड में जो है तो ब्लैक कलर के जो है चिकने स्टोन पर उस तरह से डिजाइन इसको दिया गया है, छेनी हथौड़ी से जो है उकेर के। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभामंडल अलंकृत नहीं थे, बाद में अलंकृत प्रभामंडल बनाए गए। तो पहले जो है जो मूर्तियां बनती, जैसे आप सामने देख रहे हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, तो ये एक सिंपल, इसमें सिर के पीछे कुछ भी ऐसा वो हैलो जो मैं बताया था आपको, हैलो हैलो कहते थे, लगता था कि जैसे आप अगर सीरियल वगैरह देखे होंगे पहले का, रामायण देवी या जो या देवी देवता से जुड़ा हुआ जो भी सीरियल रहता था, तो उसमें दिखाता था कि भगवान हैं खड़े हैं, तो उनके पीछे कुछ गोल सा घूमते रहता था सिर के पीछे कभी ध्यान दिए हैं? हाँ, तो वो एक्चुअली मतलब वो एक वो ऐसा मतलब जो है मानते हैं लोग, कहते वो है कि जो भी इस तरह के जैसे देवी देवता होते हैं या विद्वान पुरुष या अवतार जो होते हैं, तो उनके मतलब कि चूंकि मानते हैं कि सारा ज्ञान कहाँ है, सिर में है ना। तो सारा ज्ञान आखिर हमारे दिमाग में ही होता है ना, तो जो सिर होता है, तो कहते हैं कि जैसे उनके सिर, तो हाँ, तो ऐसा मानते थे कि उनके जो है जैसे सिर से या उनके जो है चेहरे से एक मतलब तेज निकल रहा है, लाइट जैसा निकल रहा है ना। तो वो मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि जो भाई इस तरह के विद्वान, तो उनके जो है इतना ज्ञान भरा हुआ है उनके अंदर, सिर में, दिमाग में, मस्तिष्क में, कि उससे रोशनी निकलती है, चमक निकलती है, ठीक है ना। तो इस तरह की सोच के कारण उसको टीवी में दिखाने के लिए या फोटो पिक्चरों में उस समय क्या करते थे कि उनके सिर के पीछे जो है गोल एक जो है सर्कुलर टाइप का बना देते थे जो है सिर के चारों तरफ, कि जो दिखाता था कि उनका जो है ज्ञान एक लाइट जैसा निकल रहा है उनके, ठीक है। उसी को यहाँ कहा गया हिंदी में प्रभा मंडल, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैलो, HALO, हैलो। तो माना जाता है कि जो भी इस तरह के देवी देवता हैं, विद्वान, बहुत विद्वान लोग हैं, तो उनके एक चेहरे के आसपास मतलब एक हैलो जैसा होता है, उनकी तरफ देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है, उनके सिर से, उनके चेहरे से कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसीलिए सीरियल वगैरह में उनके पीछे गोल चक्कर जैसा कुछ बना देते थे जो घूमता रहता था वो दिखाने का तरीका है, ठीक है ना। कोई सिंपल कोई चक्र जैसा घुमाते रहता था सिर के पीछे देवी देवता के, इस तरह का बनाते थे, उसी को कहा जाता है प्रभा मंडल। तो यहाँ पर जैसे बुद्ध का खास करके जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो बुद्ध की मूर्ति के पीछे जो है एक प्रभा मंडल गोल सा बना दिया जाता था, उनका नॉलेज दिखाने के लिए, उनका एक सुपर नेचुरल एक उनका दिखाने के लिए। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभा मंडल अलंकृत नहीं थे, ठीक है, बाद में अलंकृत प्रभा मंडल बनाए गए, बाद में जो है बड़ा सुंदर उसको और उसमें डिज़ाइन दे दिया जाता था, जो सिर के पीछे हैलो बनाया जाता था। तो साथ ही पृष्ठ शिखा को भी अभिप्रायों से अलंकृत किया गया,
और पीछे उनकी जो मतलब शिखा चोटी जो होती थी बालों की, उसको भी जो है बड़ा सुंदर से सजा के दिखाया जाता था बाद की मूर्तियों में। शुरू में मूर्तियों में सिंपल बाल उनके दिखा दिए जाते थे, खाली घुंघराले बाल सिंपल से, लेकिन बाद में उस बालों को भी बड़ा उनके सजा के बनाया जाता था। पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्रयानी, बौद्ध देव आदि प्रमुख हैं। तो पाल कला यानी कि उस समय जो बंगाल में बन रही थी मूर्तियाँ, उसमें ज़्यादातर तो भगवान बुद्ध की बनाई जाती थी। उसके अलावा बोधिसत्व यानी जो बौद्ध धर्म में जो कुछ खास इस तरह के विद्वान बुद्ध की तरह और भी उनके बाद या उनके शिष्य जो थे उनके बाद, तो उन सब को बोधिसत्व कहते हैं, उनके मूर्ति बनती थी। और तारा, यहाँ पर एक तारा कोई थी उस समय जो है मतलब बौद्ध कल्चर में, तो तारा महिला जो थी उनका बनाया जाता था। और तंत्रयानी, ठीक है, तंत्रयानी बौद्ध देव यानी तंत्र मंत्र उस समय जो है तंत्रयानी, पता नहीं किसी का नाम होगा जो बौद्ध कल्चर में होंगे। और बौद्ध देव जो और देवता वगैरह जिनको मानते हैं बौद्ध लोग, उन सब की मूर्तियां बनाई जाती थी। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, तो जो ब्राह्मण जिन देवताओं को मानते थे उनमें विष्णु हो गए, शिव हो गए, सूर्य हो गए, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी। तो जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो मूर्तियां बनाई गई उस समय, उनमें थे विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा और गणेश। जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। और जैनों से जुड़ी हुई जो मूर्तियां थी, तो जैन में जो है आपको पता है कि महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। जैनों में तीर्थंकर कहते हैं कंसेप्ट, जो भगवान के एक मतलब मैसेंजर की तरह आते हैं। जैसे जिस तरह से कि जैसे इस्लाम है, तो इस्लाम में कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को साहब को कहते हैं कि वो भगवान के मैसेंजर है ना, ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो उसी तरह जैनों में भी मानते हैं कि जो तीर्थंकर कहते हैं दे आर मैसेंजर ऑफ गॉड। तो उसमें फर्स्ट जो तीर्थंकर थे इनके ऋषभ देव नाम था। तो 24 तीर्थंकर इनके, 24वें जो थे वो थे महावीर। हाँ हाँ। तो जैसे उस रिलीजन में जो सुप्रीम होता है ना, जैसे देखिए पोप होते हैं, क्रिश्चियन में उनको पोप कहते हैं, जो रिलीजन के हेड, और वो माने जाते हैं कि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं या गॉड के मैसेंजर हैं, जो भी वर्ड यूज़ कीजिए। तो उसी तरह जैन में जो है वो तीर्थंकर कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो कि उस समय जो है उस धर्म का एक तरह से हेड होता है। तो जैन का जो मानना है वो तो मानते हैं कि हमारे फर्स्ट जो तीर्थंकर थे जो ऋषभ देव थे, जिनको कि ईश्वर का मैसेज मिला या जिन्होंने जो ईश्वर का मैसेज हम तक पहुंचाए। उसके बाद बहुत सारे है, उनका नाम आपको मिल जाएगा कहीं कहीं इंपॉर्टेंट उसका बुक में, जैन तीर्थंकर जो हुए। तो 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर थे, 24वां नंबर था इनका। तो इस तरह यहाँ लिखा है कि जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, यानी कि जैन मूर्तियाँ जो है उसमें सबकी जो है, जो भी तीर्थंकर थे उन सबकी मूर्ति देखने को मिलती है। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में एक सारी से प्राप्त अवलोकितेश्वर, तो पटना म्यूजियम में जो जमा है, कलेक्टेड है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छी मूर्तियां हैं उस समय की बनी हुई, पाल समय की बनी हुई, तो जिसमें कि एक मूर्ति है एक सारी, सारण में एक जगह है एक सारी, वहाँ से एक मूर्ति मिली थी जो अभी इससे पहले आपने देखी थी, अवलोकितेश्वर। तो अवलोकितेश्वर के नाम से जो है एक मूर्ति है जो सारण से मिली थी। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध, ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में
बुद्ध की जो ये देखिए यहाँ अभी ऊपर आप देख रहे हैं मूर्ति, देखिए अब क्या है कि बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती थी तो उसमें उनका हाथ का जो मुद्रा होता था उसके अनुसार उसका नाम दिया जाता था, समझ गए। और जो उनकी खास मूर्तियां हैं उनमें उनके हाथ का कुछ खास जो है या शरीर का जो है कुछ पोस्चर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने सामने जमीन को छुआ हुआ है, इसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। ये सब पूछा जा चुका है कभी आईएएस में, पीटी में, ठीक है ना। तो उस मुद्रा का क्या मतलब है, ठीक है। अलग अलग मुद्रा का अलग अलग, जैसे जब उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा है तो उन्होंने भूमि को छू के कहा है कि तुम ही गवाह हो, जो भी कुछ आज दुनिया में सामने हो रहा है उसकी तुम गवाह हो। धरती को उन्होंने गवाह बनाया है, इसलिए भूमि को स्पर्श करते हुए जो मूर्ति है, ठीक है ना। जैसे हम किसी चीज़ को छू के उसका आप प्रतिज्ञा लेते हैं या वचन लेते हैं, तो उसी तरह ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है जिसमें कि उन्होंने ज़मीन को छुआ हुआ है, तो वो धरती को कह रहे हैं कि तुम ही गवाह हो जो घटना अभी सामने घट रही है उसके। तो इसको जैसे एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, उसमें कई सारी मुद्राएं हैं उनकी अलग अलग, और उसका एक मतलब खास मतलब है। तो उस हिसाब से वो मूर्तियां बनाई गई उन बातों को बताते हुए। तो जैसे यहाँ पर दूसरी मूर्ति जो आप सामने देख रहे हैं कि जिसमें वो बैठे हुए हैं और भूमि को स्पर्श, हाथ उनका जो है भूमि को नीचे छू रहा है, धरती को छू रहा है, इसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये वाली मूर्ति जो है सामने दिख रही है, ये सब आज आपके पटना म्यूजियम में इसको देख सकते हैं। इन्हें आप आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। ये उस समय की बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। और पाल शासकों के समय में कई महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों की स्थापना भी हुई। तो उस समय जो है कई इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासन के दौरान ओदंतपुरी में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो गोपाल ने अपने शासन में ओदंतपुरी नाम था, जो आज का बिहार शरीफ कहते हैं जिस जगह को, उसको उस समय ओदंतपुरी कहते थे। तो ओदंतपुरी में एक मठ बनवाया था और एक जो है वहाँ विश्वविद्यालय बनाया गया था। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था जो आज का भागलपुर एरिया है, उसमें धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार को भी दान दिए, ठीक है। और धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार भी जो है उसको भी बहुत दान दिया था बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो हमने एक पेज देखा, ये आपको जो है मेंस का डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको तैयार कर लेना अच्छा से। पाल डायनेस्टी के ऊपर जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ख़ास करके उनका आर्ट, आर्किटेक्चर और उस समय का जो कला था उन सब के बारे में, तो इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हाँ, नेक्स्ट आ गया। अब हम लोग पाल वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे तुर्क अफगान शासक, ठीक है। तो भारत में जो अब तुर्क और अफगान की तरफ से जो नए आए आक्रमणकारी, अटैक करके यहाँ उन्होंने राजकाज किया, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज से लगभग 950 साल पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ, ठीक है। तो आज से लगभग 950 साल पहले की बात है,
ठीक है ना। तो दिल्ली जो था उसका जो है एक वो ट्रेड टाउन के रूप में, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर के रूप में वो डेवलप हो रहा था टाउन। और उस समय नॉर्थ इंडिया में, उस रीजन में तोमर जो कि राजपूत थे, तो तोमर वंश के राजाओं का शासन चल रहा था। ठीक है, तो राजपूत जो है उस एरिया में, तोमर नाम से भी एक वंश है, उनका शासन चल रहा था, जिस समय कि दिल्ली एक बिजनेस सेंटर के रूप में, ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा था, टाउन के रूप में। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे, तो उस नगर में कई जो है बड़े बिजनेसमैन रहते थे। यहाँ दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था, और वहाँ जो सिक्का चलता था जो कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए यूज़ करते थे लोग, वो दिल्लीवाल उसका नाम था सिक्के का। तो दिल्लीवाल से वो जो है दिल्ली उस जगह का दिल्ली था, तो दिल्लीवाल उसको कहते थे सिक्के को जो है। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और 12th सेंचुरी जब चल रहा था उस समय अजमेर में चौहान शासकों का उस समय रूल था, उन्होंने दिल्ली पर अटैक करके कब्जा कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। तो चौहान जो थे, जिसमें कि बाद में पृथ्वीराज चौहान भी हुआ, कन्नौज के, इन लोग का मेनली कन्नौज था, तो कन्नौज में थे, और फिर उसके बाद इधर आपके अजमेर में भी इनका कंट्रोल था। तो इन लोगों ने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया और दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली को इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बनाया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर 13th सेंचुरी आने लगा, तो आपने पढ़ा है कि जो है गौरी वगैरह ने अटैक किया था, मोहम्मद गौरी ने, और पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। उसके बाद यहाँ जो है तुर्की शासकों ने कब्जा कर लिया था और तुर्की शासन का स्थापना किया। तो उन्होंने इसको कहा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सल्तनत क्यों का, सुल्तान का जो होता है एरिया उसको सल्तनत, तो वो तुर्क जो है राजा उनको सुल्तान कहते थे, तो उनका जो एरिया था उसको सल्तनत कहते हैं। समझ गए? जैसे हम लोग एम्पायर, साम्राज्य कहते हैं कि सम्राट है, राजा सम्राट हो गया, बड़ा हुआ राजा तो सम्राट। जैसे राजा का हुआ राज्य, सम्राट का हुआ साम्राज्य, वैसे ही सुल्तान का जो हुआ एरिया उसको सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली में अब चूंकि मुसलमान तुर्की शासकों का शासन हो गया, तो उन्होंने उसको कहा दिल्ली सल्तनत। इसके साथ ही दिल्ली भारत, हाँ उर्दू वर्ड है, अरबी वर्ड है। सुल्तान नहीं, सुल्तान का एरिया, टेरिटरी। हाँ, अरे जैसे एम्परर से एम्पायर हुआ ना, वैसे ही सुल्तान से उसको इंग्लिश में सल्टनेट कहते हैं और हिंदी में सल्तनत कहते हैं। द टेरिटरी रूल्ड बाय अ सुल्तान। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया। ठीक है, तो अब जो है दिल्ली इस बड़े एरिया का, यहाँ से यानी कि जब से तुर्कों का शासन हुआ तब से दिल्ली एक इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया। दिल्ली से ही गवर्नमेंट चलने लगा बड़े एरिया में। उससे पहले क्या है, अलग अलग, कभी मगध पाटलिपुत्रा होता था, जब मगध एम्पायर था तो, या मौर्य का था मतलब, या इन लोग का शासन था, तब क्या है पाटलिपुत्रा हुआ करता था। बाद में फिर कन्नौज हो गया था सेंटर, और कन्नौज के बाद फिर जो है दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसके बाद से जब मुसलमान शासन यहाँ चल रहा था तुर्कों का, या उसके बाद चला, तो दिल्ली ही पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने शुरुआत में अपना कलकत्ता को सेंटर बनाया था, और फिर कलकत्ता से बाद में दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ से जो है अब जो है दिल्ली देश का एक खास
सेंटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया जब से तुर्क लोग यहाँ शासन करने लग गए। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो अब जो है जब तुर्कों का शासन हो गया यहाँ, तो 300 साल तक, जिसमें 5 से ज़्यादा, ठीक है, पाँच कहिए, मेनली 5 जो है वंशों का शासन चला, ठीक है ना, 5 वंश अलग अलग 300 साल तक शासन किए दिल्ली सल्तनत पर। तो जब हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 300 साल तक वहाँ चला, जिसमें कि 5 डायनेस्टी रूल किया जो है। तालिका 1 में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो आगे टेबल जो दिया गया है उसमें आपको 5 डायनेस्टीज के बारे में दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई, जिसे हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो जब ये यहाँ रूल कर रहे थे तो इन्होंने दिल्ली के आसपास कई बस्तियां बसाई थी, ठीक है। तो आज भी वो बस्तियां वैसे ही नाम है, जैसे शकूर बस्ती है, ठीक है, वो भी आज उस समय का है, या रोहित, बहुत सारा है, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैप दिया गया है, तो जिसमें सबसे पहले दिया गया प्रारंभिक तुर्क शासक, जो कि 1206 से 1290 तक रहे। तो 1206 से 1290 में सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210, फिर इल्तुतमिश आए 1210 से 1236, फिर रजिया आई 1236 से 1240, और फिर बलबन आया 1266 से 1287, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैप में इल्तुतमिश का राज्य दिखाया गया है, जो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर जो है फैला हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं मैप है, जिसमें कि मोहम्मद तुगलक का एम्पायर दिखाया गया है, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो यहाँ फिर अगला तुगलक का दिखाया गया है। इधर देखिए टेबल दिखाया गया है। पहला जो था उधर वंश हमने देखा, जिसको कि गुलाम वंश कहा जाता है, ठीक है ना, गुलाम वंश कहते हैं हिंदी में। तो जिसमें कि आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और रजिया और फिर बलबन ये आए। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी रहा वो था खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320, 30 साल, जिसमें कि मेनली 2 राजा रहे इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 96, 6 साल रूल किया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी 96 से 16, यानी लगभग 20 साल रूल किया। उसके बाद अगला जो है आया डायनेस्टी इंपॉर्टेंट, वो आया तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसमें कि 3 राजा रहे मेनली, गयासुद्दीन तुगलक, या गियासुद्दीन भी उसको लिखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट उसमें, और भी राजा रहे लेकिन यही 3 इंपॉर्टेंट उसमें हैं। और
उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आया आप देख सकते हैं नीचे, फोर्थ जो है सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी इसको बोलते हैं, जिसमें कि आए राजा एक खिज्र खां आया, उसके बाद मुइजुद्दीन मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर आलम शाह। तो खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। और उसके बाद आया लोदी वंश, जिसमें दो राजा इंपॉर्टेंट रहे, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी जो है। तो ये 5 डायनेस्टीज थे तुर्क राजाओं के, ये सब थे तुर्क। तो जिसमें कि इन्होंने शासन किया। और इसके बाद फिर आ गए थे अफगान, यानी बाबर आया, इब्राहिम लोदी को हरा के फिर आया था बाबर। तो वो बाबर जो था वो अफगान, तो तुर्क का खत्म हो गया था यहाँ से। आइए अब देखते हैं तुर्क शासन की स्थापना। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी नाम के तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोयाब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। तो गौरी ने जो है, जो एक तरफ उधर जो पाकिस्तान में मुल्तान और पंजाब पर अपना कैप्चर कर लिया था, वहाँ से लेके इधर की ओर ईस्ट की ओर बढ़ता गया, इंडिया में चला आया और यहाँ पूरा गंगा यमुना का जो दोयाब यानी गंगा यमुना प्लेन था जो पूरा, यानी ईस्ट इंडिया तक वो पहुँच गया था। उसने अपने एक गुलाम सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। तो उसने जो है अपना एक उसका जो गुलाम था सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत में जो उसका टेरिटरी था उसको देखभाल के लिए अपॉइंट किया था। तो वो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसीलिए उसको और उसके बाद के जो उसके डायनेस्टी उसको गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी भी इंग्लिश में लिखता है। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो आपने पढ़ा कि 1192-93 में लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मोहम्मद गौरी का यहाँ शासन हो गया था। तो उसकी मौत हो गई 1206 ईस्वी में। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। तो उसके जो ऑफिसर्स थे, जो उसके गुलाम थे, उस समय गुलाम होते थे लोग, तो वो जो है उन्होंने अपना अपना जो एरिया बांट लिया उसका जो है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया जो है एक तो सिंध, मुल्तान और इंडिया में जो उसका नॉर्थ इंडिया में टेरिटरी था, ये सब पर उसका कंट्रोल हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश या अल्तमश को प्राप्त हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया था, लेकिन उसका इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था और लोगों में भी उसका इतना एक्सेप्टेंस नहीं था। उसके बाद आया अगला राजा इल्तुतमिश। उसने जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया। इसने मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो इसने जो है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, अभी भी वो अपना सेंट्रल एशिया से उसका कांटेक्ट, मतलब वो वहीं से दिमाग उसका जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर फोकस, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश जो था उसने उधर से अपना सारा रिलेशन कट ऑफ कर लिया एशिया, सेंट्रल एशिया से, और यहीं पूरी तरह से फोकस किया अपना यहाँ जो टेरिटरी था उसको गवर्नमेंट करना, और सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। तो उसने अब अपने आप को सुल्तान, उसको खलीफा जो होते थे उस समय, खलीफा जो आपके तुर्की में होते थे, तो वहाँ के खलीफा से उसको उसने सुल्तान की उपाधि ली। तो अब जो है ये इसको सुल्तान कहा जाने लग गया इल्तुतमिश को। उससे पहले जो थे वो राजा थे, लेकिन फिर भी वो गुलाम वंश के गुलाम थे वो, तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। इसको जो है सुल्तान ने, खलीफा ने सुल्तान का टाइटल दिया।
तो अब ये प्रॉपर किंग के रूप में इस्टेब्लिश हो गया इल्तुतमिश। उसके उत्तराधिकारियों में रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती है। तो देखिए उसकी जो बेटी थी रजिया, उसका भी नाम रजिया सुल्तान, क्योंकि वो भी इल्तुतमिश के बाद जो है अगला राजा, जो कि मुसलमान लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं और वो लोग महिलाओं को जो है माने कि ये सब में नहीं वो मानते हैं कि नहीं, इस सब में राजनीति पॉलिटिक्स में महिलाओं का कोई नहीं है, और महिलाओं का जगह मतलब घर में, बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट है। तो ऐसे उसमें रजिया को एक एज ए किंग एक्सेप्ट करना तो बहुत इसके खिलाफ हो गए थे सारे। तो रजिया को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। तो इल्तुतमिश की बेटी थी, उसके बावजूद जो है इसको एज ए एम्परर कोई मानना नहीं चाह रहा था। तो उसमें बहुत बगावत भी करने पर लगे हुए थे और उनको जो है फिर मजबूती से क्रश किया था रजिया सुल्तान ने अपने एक सेनापति की मदद से, जो था बलबन। तो इसीलिए रजिया सुल्तान जो एकमात्र ऐसी इस्लाम में रही जो फीमेल एम्परर रही, विमेन, तो इसलिए उसका नाम, और बहुत कड़ी ये थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, लेकिन इसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। कभी भी जो मुस्लिम है इसको सपोर्ट नहीं किए। तो हाँ, कभी ये शांति से राज कर नहीं पाई और बाद में छोड़ दी थी फिर जो है। किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ है। देखिए लिखा ही हुआ है कि उसका शासनकाल जो है विफलता में, मतलब फाइनली उसका इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, सब विरोध कर रहे थे लोग, तो उसने छोड़ दिया था। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। अच्छा, उसका एक गुलाम था, उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं है। रजिया फिल्म में दिखाया है, रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र उसका रोल किया गुलाम का, हेमा मालिनी रजिया सुल्तान का रोल किया, अच्छी फिल्म है। याकूत नाम होता है, हाँ याद आ गया। याकूत नाम का एक गुलाम होता है, तो वो उसको जो है वो उस लड़ता है और लड़ाई में मदद करता है। तो रजिया तो अपने ब्रेव थी ही, लेकिन मुस्लिम मतलब महिला थी, तो याकूत जो कि गुलाम था, तो उससे इन लोग का प्रेम था जो भी था। तो ये लोग फिर बहुत कुछ समय तक शासन की रजिया, लेकिन लगातार लोग उसके खिलाफ होते गए, तो फिर उसने जो है छोड़ दिया था और याकूत के साथ कहीं चली गई थी या क्या हुआ था। खैर, तो तुर्क राज्य को फिर उसके बाद मजबूत किया बलबन ने, जो है बलबन ने बहुत स्ट्रांग बनाया उस समय रूल को, और उसको कहते हैं कि बलबन जो है ही रूल्ड विथ एन आयरन हैंड। तो उसने तलवार के नोक पर जो है शासन चलाया और बहुत एक मजबूत उस समय एम्पायर बनाया बलबन ने। इन शासकों को मामलूक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुल्तानों के गुलाम के रूप में कार्यरत रहे थे। तो ये जो रूलर्स थे, ये इनको स्लेव डायनेस्टी या मामलूक भी कहते हैं, क्योंकि वो उनका जो पोस्ट था पहले तुर्क राजाओं के अंडर में, वो मामलूक की तरह काम करते थे। तो इसलिए बहुत किताबों में उसको मामलूक डायनेस्टी भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। कहीं मामलूक डायनेस्टी, कहीं स्लेव डायनेस्टी, हिंदी में गुलाम वंश, ठीक है। चूंकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो दिल्ली में ये लोग जो है अपना चला रहे थे जो है शासन, इसलिए इनका जो यानी टेरिटरी था उस समय, उसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अब ये भी जो है, जैसे हम भी जैसे पढ़ाई शुरू किए थे जब ये सब, तो सल्तनत हम समझते नहीं थे। हिंदी में सब जगह लिखा रहता है सल्तनत सल्तनत, इंग्लिश में सल्टनेट। तो आप बहुत से लोगों से पूछ लीजिएगा जो बहुत पढ़े लिखे होंगे इसके हिस्ट्री के, कहे कि सल्तनत क्या, सल्तनत क्यों नाम पड़ा, तो नहीं बता पाएंगे आप। दिल्ली सल्तनत जानते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अरबी वर्ड था, तो सुल्तान से बना सल्टनेट या सल्तनत। खैर,
तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुर्क राज्य का विस्तार, यानी दिल्ली तो सेंटर था इसका, उसको कितना फैलाया अलग अलग राजाओं ने। देखिए, तो मानचित्र 2 पर नज़र डालें और पहचान करें कि प्रारंभिक तुर्क शासकों के राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी। तो पहला जो फर्स्ट मैप है आपका, जिसमें दिल्ली सल्तनत का एरिया दिखाया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो है थोड़ा उसका वो है, बाउंड्री है दिल्ली सल्तनत का। 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेना नायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये मामलूक का जो अंतिम राजा था कैकुबाद, जो कि एक कमज़ोर राजा था, तो उसको दिल्ली के गद्दी से हटा दिया। सेनापति जो था उसका एक जो है तो उसने यानी कि क्या बताए थे, कौन खिलजी था जी, एक मिनट, वक्त जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है उस कैकुबाद को गद्दी से हटा के अपने कैप्चर कर लिया, कमज़ोर था राजा, और उसने फिर अब अपने आप को राजा सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और नया वंश इस्टेब्लिश किया, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में सबसे पहले था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाया। इसने कई जगह मिलिट्री कैंपेन्स की, अटैक किया और टेरिटरीज को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। तो एक तरफ गुजरात का एरिया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एरिया जो लगा हुआ है, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ जो कि राजस्थान के इलाके हैं, इन सब को भी कैप्चर करके मिला लिया दिल्ली सल्तनत में। अपने गुलाम, अब ये देखिए इस पर भी सवाल आता है, इसलिए इस सब लाइन्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से आपको पीटी का सवाल बनता है। अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी। अब ये अभी पूछा गया था आपको मलिक काफूर के बारे में कि मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी कहते थे, वो किसके राजा के दरबार में था, किसका सेनापति था, अभी पूछा गया है शायद। तो ये अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मलिक काफूर के बारे में। तो उसका मलिक काफूर को वो लेके आया था अपने साथ ईरान से, तुर्की से, ये क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी, और उसने उसको अपना सेनापति बना के उसको भेजा था साउथ इंडिया में, एक बहुत बड़ा फौज के साथ भेजा था। तो मलिक काफूर ने जो है उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै पर विजय हासिल की। तो इसने कई एरिया जीता था मलिक काफूर ने, जो साउथ का दिया है, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै। चूंकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि बहुत दूर है ये सब एरिया साउथ का, उस पर हम डायरेक्ट रूल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन राजाओं को फिर उसने फ्री कर दिया। कहा कि आप हमें खाली साल में टैक्स भेजते रहिए, बाकी अपना शासन चलाइए, हमें आप पर शासन नहीं चलाना है। तो इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। तो इतना बड़ा एम्पायर बना लिया था, और उसके बाद ऊपर पश्चिम यानी वेस्टर्न बाउंड्री में, जहाँ की उधर ऊपर से मंगोल लोग आके अटैक कर रहे थे, उनसे भी डिफेंड किया उसने, उनको डिफीट किया।
परंतु उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी था, आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैप में जो है उसका पूरा दिखाया है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक अभियान, मिलिट्री कैंपेन उसने किया, उसको एरो मार्क से दिखाया है। देखिए बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ। तो दिल्ली से जो देखिए एक तरफ गुजरात गया, बगल में चित्तौड़ गया, फिर रणथंभौर गया, फिर उधर से जो है वारंगल गया, जो कि आंध्र प्रदेश का इलाका है, काकतीय डायनेस्टी का था उस समय शासन वहाँ। फिर देखिए नीचे गया, मांडू होते हुए देवगिरी गया, जो कि महाराष्ट्र का इलाका है। देवगिरी से आगे बढ़ा नीचे जो है कर्नाटका में द्वार समुद्र जिसको बोला गया है, और द्वार समुद्र से नीचे गया बिल्कुल नीचे मदुरई, जो कि तमिलनाडु, वहाँ तक, यानी पूरा साउथ इंडिया उसने कैप्चर कर लिया था जो है। तो देखिए इतना बड़ा अलाउद्दीन खिलजी का टेरिटरी था। तालिका 1 को देखें, जो फर्स्ट टेबल था, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोदी वंश के शासकों ने राज्य किया। तो इसमें तो यहाँ हम लोग देख लिए कि खिलजी वंश के बाद फिर जो है आया तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आया सैयद और लोदी। देखिए आगे जो है नेक्स्ट पेज है। अब है हमारा टॉपिक, दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो कैसे गवर्नमेंट चलाते थे। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था। तो दिल्ली आपने देखा कि जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत जो पहले नॉर्थ इंडिया में ही था उसको पूरा साउथ इंडिया तक बढ़ा के लेके चला गया। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की ज़रूरत पड़ी थी। तो जब देखिए आपने देखा कि उन्होंने समझ लिया कि इतने बड़े एरिया को डायरेक्टली अपने रूल के अंडर लाना पॉसिबल नहीं है, कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें अपने अंडर में कुछ जो है लोग ऐसे रखने होंगे जो कि वहाँ गवर्नमेंट चलाएं। तो वही कहा जा रहा है कि इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने सूबेदार, यानी जो पूरा सूबा का प्रोविंस का एक हेड बनाया सूबेदार, सेनापति जो वहाँ का फौज का हेड होता था, एवं प्रशासकों और तरह के फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था। तो ये जो भी लोग जो शासन यानी रूल कंट्रोल करने में, शासन चलाने में जो है वो मदद करते थे सुल्तान की, उनको आमिर या अमीर कहा गया। कहीं आमिर लिखता है, कहीं अमीर लिखता है, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। तो सल्तनत पीरियड में ये आमिर जो थे, जो मेनली ये रूलिंग क्लास थे दिल्ली के। अब देखिए जो अमीर शब्द यहाँ आया है, आमिर या अमीर, यही शब्द जो है आपका जो है, जैसे कि आज देखिए यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो जो एमिरेट्स हैं वो यही आमिर का जो टेरिटरी होता था उसको एमिरेट कहते हैं। तो एमिरेट का हेड होता है, एक आमिर होता है। आज भी वहाँ यूएई में जो है शायद 11, 12 या 13 एमिरेट्स हैं, उनका कले, तो उसको कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
यानी जो अरब एमिरेट्स हैं, अमीरों के जो टेरिटरीज हैं, वो यूनाइटेड रूप में एक कंट्री के रूप में हैं, दे आर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें कि 13 या 17 एमिरेट्स हैं, जिनका हर एमिरेट का हेड एक आमिर है आज भी। तो वैसे उस समय इन लोगों ने आमिर का वो नाम दिया था, जो लोग रूलिंग क्लास थे और इनको जो है अपना गवर्नमेंट चलाने में मदद करते थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। तो जो बिगिनर्स थे, जो शुरुआती एम्परर्स थे तुर्क के, तो उनने जब उनका शासन आया तो जो उनके भरोसे के जो है गुलाम थे और जो काबिल थे, जो जिनको उस तरह का माइंडसेट था, रूल कर सकते थे, जो उनको ऊंचे प्रशासकीय पदों, उनको काफ़ी ऊंचे हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया या सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये जो गुलाम थे, जो भरोसे, उनको खरीद के बढ़िया गुलाम देख के एकदम हट्टा कट्टा तेज तरार, और उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दिया जाता था और उनको तैयार किया जाता था। ये गुलाम अपने मालिक सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार थे। तो ये गुलाम थे जिनका हर चीज़ के लिए उनको डिपेंडेंट होते थे सुल्तान पर, ठीक है, और उनके बहुत वफादार होते थे, लॉयल होते थे। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते रहे। बाद में जैसे खिलजी आए और फिर तुगलक आए, ये लोग भी गुलामों का यूज़ करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पद प्रदान किए। इनमें भारतीय मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। तो उन्होंने जो भी मतलब उस समय के गरीब थे या जो भी इस तरह के जो लो क्लास के लोग थे, उनको भी हाई पोस्ट प्रदान किया, और वो सब में से दिया, यानी कि मुस्लिम्स में भी किया, हिंदुओं में भी किया, जैन लोगों को भी दिया, अफगानियों को भी दिया, अरबों को भी दिया, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, सब में से जहाँ काबिल लोग को देखा उसको ट्रेनिंग दिया और उसको हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इससे क्या है, वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि सभी क्लास में से, सभी में से जो है लोग अपॉइंट हो गए थे, ठीक है। लोग खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि उनमें फीलिंग अब तो रहता ही है डिस्क्रिमिनेशन का, कि भाई हम लोग ऊंचे लोग हैं, हाई कास्ट के लोग हैं, ये लोग जो है गरीब लोगों को या लोअर कास्ट के लोग को, ये सब लोग को जो है पॉइंट कर दे रहे हैं। तो उसके कारण जो है समाज में थोड़ा सा एक नाराज़गी पैदा हो गई थी। देखिए लिखा है, इतिहासकार बर्नी एक हिस्टोरियन है जिन्होंने बुक लिखी है, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। तो इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखता है, वो सैडली ही राइट्स कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए हैं। तो वो लिखते हैं कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय जो तुगलक राजा था, उसने जो है बहुत जो लोअर कास्ट या लोअर उसमें क्लास में लोग पैदा हो रहे हैं, उनको जो है हायर पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्कसंगत थी। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, मैंने कहा भी आपको कि वो जो भी थे, चाहे गरीब रहे हों या निचले जाते या कोई भी उसके रहे हों, लेकिन जहाँ उसने देखा कि काबिल है आदमी और उसमें ये काबिलियत डेवलप की जा सकती है रूल करने की या फौज में लड़ने की, तो उसको उसने ट्रेन किया, उसको हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के, हाँ देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि यह बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। तो यहाँ जो है, जो बर्नी हिस्टोरियन है, उसका अपना एक बायस हो सकता है, प्रेजुडिस हो सकता है कि उसको जो है हाई और लो कास्ट का जो है डिस्क्रिमिनेशन दिमाग में है। राजा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसने बस काबिलियत देखा और उस हिसाब से कोई किसी भी तरह का, कितना ही गरीब था या कितना ही
सो कॉल्ड लो कास्ट में था, लेकिन उसको उसने अगर देखा काबिल है तो उसको हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। तो उस समय मिडिवल टाइम्स में इस तरह का सोच होना लोगों का कोई खास बुरा भी नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय लोग इतना बहुत नैरो माइंडेड थे। लोग जो है, पीपल वर वेरी नैरो माइंडेड। अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो जो अमीर होते थे, अमीर का मतलब यहाँ है जो रूलिंग क्लास थे, तो वो जो है, जो डायरेक्टली जिस सुल्तान के अंडर में होते थे उसका तो वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लॉयल उसके प्रति रहते थे, लेकिन उसका जो अगला सक्सेसर होता था उसके प्रति वो लॉयल नहीं रहते थे। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेनानायक भी बदल जाते थे। तो जैसे रूलर चेंज, राजा चेंज होते थे, तो जो है अमीर वगैरह भी, जैसे देखिए आज कैसे होता है राज्यों में, आप देखिएगा कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो सब डीएम एसपी का ट्रांसफ़र हो जाता है इधर से उधर, नए ऑफिसर आ जाते हैं डीएम बन के, एसपी बन के, और पुरानों को इधर उधर दूसरे पोस्ट पर भेज दिया जाता है। फिर अगली बार उनकी पार्टी आती है, फिर से वो पुराने डीएम एसपी को ले आती है। तो जैसे पहले यूपी में होता था कि जब मुलायम सिंह या मायावती की सरकार बनती थी, तो जितने जिले डीएम एसपी होते थे सबको ट्रांसफ़र हो जाया करते थे, सब मतलब बदल जाया करते थे। मुलायम सिंह आते थे तो वो अपने पसंद के ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, फिर मायावती आती थी तो उन सबको हटा के वो अपना अपॉइंट करती थी। तो बार बार ये जब सरकार बदलती थी सब बदल जाते थे। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेनानायक भी बदल जाते थे। भाई जैसे बीजेपी गवर्नमेंट को देख ली, बीजेपी ने आया, हर जगह अपना ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, कांग्रेस के सब जितने थे पहले से गवर्नर वगैरह उनको भी हटवा दिया या हटने पर मजबूर कर दिया। तो वैसे यहाँ है कि जैसे जब एक राजा से दूसरे राजा का रूल चेंज होता था, तो वो उस राजा के सभी अमीर, उसके सेनापति, उसके और जो ऑफिसर्स होते थे उन सबको हटा दिए जाते थे या दूसरी जगह भेज दिए जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। तो अब क्या होता था कि जो मान लीजिए नया आमिर जिनको बनाया गया और जो पहले से आमिर था, उन लोगों के बीच में कंपटीशन, राइवलरी टाइप का हो जाता था। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे, कुछ अमीर इतने मजबूत अपने आप को कर लेते थे कि वो सुल्तान हटा या बदला या कमज़ोर हुआ तो अपने आप को ही सुल्तान डिक्लेयर कर देते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। तो इसीलिए जो सुल्तान होते थे, सुल्तान का पोस्ट को हमेशा डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कोई आमिर जो मजबूत हो जाए ज़्यादा और हम पर ही कैप्चर कर ले जाए। अमीर यह विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार था, और जो आमिर थे वो ये सोचते थे कि जैसे राजा शासन कर रहे हैं वैसे उनको भी अधिकार है गवर्नमेंट रूल करने का, राजा बनने का। अब अगला टॉपिक है केंद्रीय प्रशासन। अब ये सब डिटेल है, इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसमें काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा, एक एक पोस्ट जो है ना इन सब से, और इस पर आता भी है सवाल जो है, ठीक है। तो इस समझाना पड़ेगा, काफ़ी हो जाएगा, इसको कल ले लेंगे। फिर जो है एक एक टर्म है उस सबको काफ़ी कुछ इसमें बताना पड़ेगा। एक टॉपिक छोटा दिख रहा है लेकिन उसमें बहुत एक्सप्लेन करने का। तो चलिए आज इतना जो है, जितना आप उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और उससे पहले जो था पाल डायनेस्टी, और उसके पहले कन्नौज का जो हम भेज देते हैं, अभी आपको भेज देते हैं।